पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अभिमन्यु जब आरोही को खाना बनाना सिखा रहा था तो उसकी ठुड्डी आरोही के कंधे के पास थी। वो आरोही के बेहद करीब था। अभिमन्यु आरोही को खाना बनाना सिखा रहा था। उसे कुछ बोले जा रहा था पर आरोही को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस एक टक से अभिमन्यु को ही देख रही थी। जब अभिमन्यु की नज़र आरोही पर जाती है तो वो उसकी आंखों में खो जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि तभी वहाँ मामा जी आते हैं। उन्होंने दोनों को इस हालत में देख मन ही मन कहा, अभी कितना बदल गया है तू शहर आकर। एक लड़के के पीछे तो पागल है। क्या हो गया है तुझे? क्या बीतेगी मेरी दीदी पर जब उन्हें पता चलेगा कि उनका बेटा एक लड़के के पीछे पागल है। वो वहाँ उन दोनों के बीच आते हैं और अभी को वहाँ से खींचते हुए किचन के बाहर ले जाते हैं और पूछते हैं, अभी क्या कर रहा था तू? तो अभी ने कहा, मामा मैं तो बस उसे खाना बनाना सिखा रहा था। मामा जी ने चिढ़ते हुए कहा, खाना बनाना सिखा रहा था या कुछ और सिखा रहा था? अभी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मामा जी मैं तो बस उसे आपके लिए आलू के पराठे बनाना सिखा रहा था। तो मामा जी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद बनाकर खा लूँगा। अब तो उसके आसपास भी नहीं भटकेगा। मामा जी ने कड़क चेतावनी देकर चले गए। अगले दिन सुबह जब अभिमन्यु छत पर पुशअप कर रहा था तब आरोही वहाँ पहुँचती है। वो शायद कुछ कहने आई थी पर जैसे ही अभिमन्यु के बॉडी को देखती है तो वो अपने ही कहे बातों को याद करने लगती है। वो हमेशा से कहा करती थी, उसे ऐसा लड़का शादी करने के लिए चाहिए जिसकी हाइट लगभग 6 फुट की हो, मस्कुलर बॉडी हो, फैशनेबल हो, उससे बहुत प्यार करे। वो जैसा चाहती थी वो हर बात अभी में था। आरोही अभी को देखते हुए अपने ख्यालों में गुम थी कि अभिमन्यु उठकर उसके पास आता है और उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो जैसे अभी मुझे खा जाओगी? आरोही ने उसका हाथ खुद के चेहरे से हटाते हुए कहा, मैं तुमसे। वो बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए पूछा, अब ठीक है? आरोही उससे नाराज होने का दिखावा करते हुए कहा, मैं ये पूछने आई थी कि नहाने के बाद में पहनूंगी क्या? तो अभी ने कहा, मेरे और भी कपड़े हैं, जो चाहे पहनो, अब तो मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है। आरोही ने उसके हाथ को खुद के कमर से हटाते हुए कहा, तुम्हें पता है कि तुम्हारा पैंट मुझे बिल्कुल भी नहीं फिट बैठता। कितना ढीला हो रहा है ये, इसे मैंने बांध कर रखा है। तो अभी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि लाऊं क्या? लड़कियों वाले कपड़े लाऊं या लड़कों वाले? आरोही ने परेशान होते हुए कहा, अब ये तुम्हारे मामा जी और कितने दिन रहेंगे? तो अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो अब यहीं रहेंगे। आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, तुम तो कह रहे थे कि वो बस 5-10 मिनट में चले जाएंगे। हे भगवान, मैंने ये लड़का बनने का नाटक क्यों किया? अब ये नाटक मुझ पर ही भारी पड़ रहा है। वो अब नाराज़ होकर जा रही थी कि अभी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया, उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे अपनी बाहों में भर के उसके कान को धीरे से वाइड कर देता है। आरोही उसकी बाहों से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन अभी भी उसे अपनी मजबूत बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था कि तभी वहाँ कुमार आ जाता है। कुमार ने दोनों को इस हालत में देखा और सोचा कि अभी ने एक लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा है, रह रहकर उसके गालों को और उसके कान को बाइट कर रहा है। कुमार को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अभी अब तो इतना नीचे गिर गया है कि एक लड़के के साथ रोमांस कर रहा है। हाँ वैसे भी सही है, ये देखने में कौन सा लड़का लगता है। इसके चिकने चिकने गाल, चिकने चिकने हाथ पैर, कभी कभी तो मेरे दिल में भी अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। कहकर वो वापस जा ही रहा था कि अचानक से उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, एक मिनट, अभी इसके साथ तू मज़े मार सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी तो डुबकी लगा सकता हूँ। ये ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? ये सोचते ही उसके बंदर जैसे शक्ल पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। कुमार वहाँ खड़ा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ मामा जी आ जाते हैं। मामा जी ने कुमार से कहा, अबे गधे के बच्चे, कब से ढूंढ रहा हूँ तुझे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कुमार ने अपने पापा को चुप रहने का इशारा करके उन्हें अपने साथ नीचे रूम में ले आता है।
कुमार ने दबी हुई आवाज़ से अपने पापा को कहा, पापा कितनी बार आपसे कहा है कि गधे की बच्चे ना कहा करें, और आपको पता है कि वो आपका जान प्यारा भांजा ऊपर क्या कर रहा था। तो मामा जी ने उसे घूरते हुए देखा और पूछा, क्या कर रहा था। कुमार ने कहा, पापा वो अभी उस बावर्ची है ना, रामू काका, मेरा मतलब है रामू, उसके साथ छत पर रोमांच कर रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मामा जी ने कहा, कुमार तेरा दिमाग तो सही है, कुछ भी तो बके जा रहा है। मुझे मेरे अभी पर पूरा पूरा भरोसा है। भला एक लड़का एक लड़की के साथ क्या कर सकता है। तो कुमार ने कहा, पापा आप याद कीजिए कल किचन में आपकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। मामा जी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कुमार को देखा तो कुमार ने चापलूसी करते हुए कहा, हाँ पापा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मामा ने अपनी मूँछों को ऊपर की ओर करते हुए फुल गुस्से में छत पर जाते हैं और उनके पीछे पीछे कुमार। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो अभी और आरोही के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रहा था। आरोही अभी से लगातार कही जा रही थी, नहीं जो मैं कहूँगी वही ठीक है। तो अभी ने कहा, नहीं तुम मेरी सुनोगी, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। दोनों एक दूसरे से जोर जोर से बहस कर रहे थे। मामा जी ने ये देखा और कुमार की ओर घूरने लगे तो कुमार अपनी नज़रें चुराने लगा। अब मामा जी ने सबके सामने कुमार को एक जोरदार थप्पड़ कस दिया। दोनों साथ चले गए नीचे। अभी और आरोही को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मामा जी ने कुमार को थप्पड़ क्यों मारा। उसने आरोही को पूछा, ये क्या था। तो आरोही ने तंग आते हुए कहा, अरे यार उनकी छोड़ो, अपनी बात करो। तुम मेरे लिए लड़कियों वाले कपड़े लेकर आओगे, समझे। मैं अभी ये नाटक नहीं करने वाली। तो अभी ने कहा, तुम चाहती हो कि मेरे माँ बाप तक ये खबर पहुँच जाए कि मैं एक लड़की के साथ रह रहा हूँ। तुम्हें पता है कि लोग इसका क्या मतलब निकालेंगे। आरोही ने अपना मुंह फुलाकर मुंह फेर लिया तो अभी ने उसे मनाते हुए कहा, प्लीज ना यार, कुछ दिन संभालो, फिर मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। यहाँ नीचे आकर मामा जी ने कुमार से कहा, क्या बोल रहा था तू। मेरा अभी एक लड़के के साथ प्यार जता रहा है, मुझे उस पर पूरा पूरा भरोसा है, समझा। तो ये कहकर अब वो उसके दूसरे गाल पर थप्पड़ मारकर चले गए। अब बेचारा कुमार खड़ा खड़ा अपने दोनों गाल पर हाथ रखकर ये सोच रहा था कि उससे कहाँ गलती हो गई। यहाँ अर्जुन रेडी होकर नीचे हॉल रूम में आता है तो सामने से उसे उसकी छोटी बहन यशिका मिलती है। वो अर्जुन का हाथ पकड़कर कहती है, भाई आपने सुना, बड़ी माँ को होश आ गया, अब तो आप चलिए ना प्लीज़, उन्हें अच्छा लगेगा। तो अर्जुन ने बड़ी ही बेरुखी से कहा, नहीं छोटी, तुझे पता है ना मेरा जवाब क्या होगा, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है। यशिका ने कहा, प्लीज़ भाई, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो अर्जुन ने अपनी आंखों में नफरत लिए कहा, मुझे नफरत है उनके प्यार से। यशिका अब अर्जुन का हाथ छोड़कर उस कमरे की ओर बढ़ जाती है जहां रागिनी जी को रखा गया है। रागिनी जी होश में आ चुके हैं। घर के सारे फैमिली मेम्बर उनके आसपास खड़े हैं। डॉक्टर भी खड़ा है, साइड में नर्स भी खड़ी है। रागिनी जी के सबसे करीब रघुवीर जी अपने हाथों में रागिनी जी का हाथ लिए बैठे हैं। रागिनी जी ने नज़र घुमाकर चारों ओर देखा, सारे फैमिली मेम्बर वहां मौजूद थे सिवाय अर्जुन के। यहाँ तक कि सुहानी भी खड़ी थी। रागिनी जी के दोनों आंखों से दो धार आंसू बह जाते हैं। उन्होंने दबे हुए आवाज़ से कहा, रघुवीर जी, अर्जुन। उन्होंने इतना कहा ही था कि रघुवीर जी ने कहा, नाम मत लो उसका, वो हमारा कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं हमारा उससे। कम से कम इस वक्त तो पास खड़ा रहता। हमारा बेटा हमारे लिए मर चुका है। तो रागिनी जी ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। रघुवीर जी ने वापस उन्हें सुलाते हुए कहा, नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ रागिनी। रागिनी जी ने दबे हुए आवाज़ से कहा, बच्चे माँ बाप के ऊपर गुस्सा हो सकते हैं, पर रघुवीर जी माँ बाप नहीं, हमें अपने बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। तो रघुवीर जी ने कहा, कर देते, माफ़ कर देते। कम से कम आज का दिन अगर वो तुम्हें देखने यहाँ आ जाता तो क्या वो अपने कमरे से नीचे उतरकर यहाँ तक नहीं आ सकता था। उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि कमरे के बाहर अर्जुन खड़ा ये सब कुछ सुन रहा था। जब उसे पता चला कि रागिनी जी होश में आ चुकी हैं तो वो खुद चाहकर भी अपने कदमों को नहीं रोक सका। उसके कदम अपने आप ही कमरे की ओर बढ़ गए। तभी उसने रघुवीर जी को कहते हुए सुना, एक तुम हो रागिनी,
कि तुमने अपनी औलाद नहीं रखी ताकि तुम्हारे प्यार में कोई कमी ना आ जाए। एक वो है कि हर वक्त तुम्हें जलील करता रहता है। ये सुनकर अर्जुन वहाँ से चला गया। उसकी आंखें नम हो गई। उसने मन में खुद से कहा, नहीं मिसेस सक्सेना, आपकी कोई दलील आपको सही साबित नहीं कर सकती। मुझे अब भी याद है कि इस तरह मेरी माँ आपके और मिस्टर सक्सेना के अफेयर के बारे में सुनकर बेशुद्ध सी ज़मीन पर गिर गई थी। मैं उनका रोता हुआ चेहरा और उनकी सूनी आंखें, उनकी बेबसी कुछ नहीं भूला। आपको माफ़ करना, मेरी माँ से नाइंसाफ़ी करना होगा, जो कि मैं कभी नहीं करूँगा। सोचता हुआ वो अपने आंखों पर चश्मा चढ़ाकर घर से बाहर निकल जाता है। यहाँ जब डॉक्टर जाने को हुआ तो रघुवीर जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, अब रागिनी पूरी तरह खतरे से बाहर है ना? कोई तकलीफ तो नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सक्सेना साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है, चोट सिर पे लगी है पर गहरा नहीं। बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे हमने नर्स भी यहाँ छोड़ रखा है 24 घंटे ध्यान रखने के लिए। बहुत ही जल्द मिसेस सक्सेना ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी, कहता हुआ डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुछ घंटों के बाद जब अर्जुन वापस घर आता है तो देखता है घर में हंसी खुशी का माहौल छाया हुआ है। सब बेहद खुश है। यशिका और आरब तो हॉल रूम के सोफे पर बैठकर मस्ती कर रहे थे, जबकि करुणा जी और रणबीर जी वहाँ बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बस एक रघुवीर जी वहाँ नहीं थे। वो अभी भी रागिनी जी के पास बैठे हुए थे। जैसे ही सबकी नज़र अर्जुन पर जाती है तो यशिका उठकर अर्जुन के पास जाती है, उनका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर खींचकर ले आती है। उसे बिठाते हुए कहती है, भाई, हमें आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात। तो अर्जुन ने कहा, हाँ तो बोल, क्या बात करनी है? आरब ने कहा, मैं बोलता हूँ भाई, आप इस चूहिया की बात छोड़िए, मेरी बात सुनिए। तो यशिका ने उस पर पिलो फेंकते हुए कहा, तुम तो चुप ही बैठो। भाई, मैं बताती हूँ आपको, हम सब चाहते हैं कि आप कोर्ट मैरिज ना करें, अरेंज मैरिज करें। तो अर्जुन ने पूछा, और ऐसा क्यों चाहती हो तुम? तो यशिका ने कहा, क्योंकि भाई, हम सब आपको शहरे में देखना चाहते हैं, भाभी के साथ फेरे लेते हुए देखना चाहते हैं। आप तो बस एक साइड से सब काम निपटा देना चाहते हैं। तो अर्जुन ने कहा, लेकिन छोटी, वो कुछ बोल ही रहा था कि करुणा जी ने कहा, अर्जुन, तुम अपनी छोटी माँ की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते। हमारे भी तो कुछ अरमान है। हम पूरे शहर को दिखाना चाहते हैं कि सक्सेना परिवार के बच्चों की शादी कैसे होती है। पूरा शहर देखता रह जाएगा, लेकिन तू है कि अपनी छोटी माँ की कोई बात ही नहीं मानता। अर्जुन ने कहा, छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो करुणा जी ने कहा, तो फिर कैसी बात है? यही सच है कि तू हमारे फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता। अर्जुन ने अब हार मानकर कहा, अच्छा ठीक है छोटी माँ, आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। तो रणबीर जी ने कहा, अर्जुन, हमने तुम्हारी शादी का मुहूर्त भी निकाल रखा है, अगले हफ्ते आपकी शादी है। अर्जुन ने हैरान होते हुए पूछा, छोटे पापा, आप मुहूर्त भी निकाल चुके हैं, वो भी मुझसे पूछे बिना? अगर मैं आपको मना कर देता तो? यशिका ने कहा, कैसे मना कर देते भाई, हम सब अपने अपने डायलॉग के साथ रेडी थे। मैंने तो शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है। अर्जुन ने अपना एक आईब्रो ऊपर उठाता हुआ यशिका की बातें सुन रहा था। उसने अब वहाँ से उठा और किचन की तरफ चला गया। वैसे तो वो पानी पीने के लिए ही गया हुआ था, लेकिन सुहानी वहाँ सबके लिए लंच बना रही थी। ढेरों नौकरों के होते हुए भी सुहानी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खुद अपने हाथों से सबके लिए बनाती थी, क्योंकि खाना बनाना उसका शौक़ था। उसने इस वक्त साड़ी पहना हुआ था, उसके बाल उसने आगे कर रखे थे, उसकी कमर और पीठ पूरी तरह से दिख रही थी। वो अपने काम में बिजी थी। उसे तो ये भी नहीं पता था कि अर्जुन कब से डोर के पास खड़ा रहकर उसे ही निहारे जा रहा है। सुहानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। कुछ देर उसे निहारने के बाद अर्जुन सुहानी के पास जाता है और अचानक से उसके कमर से उसे पकड़ लेता है। सुहानी अचानक से चौंक जाती है और हड़बड़ाकर वो गिरने ही वाली थी कि अर्जुन के मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। उसने डर से अपनी आंखें भींच ली थी कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए। जब उसे एहसास हुआ कि वो नीचे नहीं गिरी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। खुद को अर्जुन की मजबूत बाहों में पाया। अर्जुन उसकी आंखों में कहीं खोया हुआ सा था।
तो वहीं सुहानी का भी यही हाल था। तभी अचानक से अर्जुन का रवैया बदलता है। उसने सुहानी से अपनी नज़रें फेर ली। सुहानी खुद को संभालती हुई खड़ी हो गई और अर्जुन वहाँ से चला गया। सुहानी को अर्जुन का इस तरह से उस पर से नज़र हटा लेना और बाहर चली जाना सुहानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन मुझे पसंद ना करता हो, बस हमदर्दी दिखाकर मुझसे शादी कर रहा हो। सुहानी का चेहरा उतर जाता है। कुछ देर के बाद वो अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जाती है, सोफे पर बैठती है। इस वक्त वो अर्जुन के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसे बेड पर अर्जुन का एक शर्ट बड़ा दिखाई दिया। वो उठकर जाती है, उस शर्ट को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, पर मेरे दिल में सिर्फ आप ही आप हो, कहती हुई सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त वो ऐसा फील कर रही थी जैसे उसने अर्जुन के शर्ट को सीने से नहीं लगाया, बल्कि खुद अर्जुन के सीने से चिपकी हुई है। आपको इस कहानी में किसकी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी, अर्जुन सुहानी की या अभिमन्यु आरोही की? कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए इसी तरह कहानी में बने रहे मोहब्बत ना हो जाए पर।